हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जॉब एग्जाम्स। नमस्कार दोस्तों, जॉब एग्जाम पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इतिहास क्या होता है। इतिहास शास्त्रों में इतिहास को पांचवा वेद माना गया है, जिसका उल्लेख अथर्ववेद में भी मिलता है। किंतु इतिहास का पिता जो हम मानते हैं आधुनिक इतिहास में इतिहास का पिता माना जाता है, वो यूनानी विद्वान हेरोडोटस को माना जाता है। किसको माना जाता है? वो इतिहास का पिता किसे माना जाता है? यूनानी विद्वान हेरोडोटस को। तो इतिहास क्या होता है? इतिहास वो होता है कि वर्तमान में रह के निष्पक्ष स्रोतों के द्वारा मानव के संपूर्ण अतीत का बहुपक्षीय अध्ययन इतिहास कहलाता है। अब ये दोस्तों स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? इतिहास को जानने के मुख्यतः चार स्रोत होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पुरातत्व, साहित्य, यात्री विवरण और सिक्के। मतलब उस समय का अगर खुदाई उस समय के स्थलों की खुदाई की जाए, उनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए वो पुरातत्व से हो गया। साहित्य, अगर कुछ लिखित रूप में उपलब्ध हो, कुछ कृतियाँ या कुछ भी, तो वो साहित्यिक स्रोत हो जाएगा। अगर उस समय के यात्रियों ने अगर कुछ अपना विवरण लिख रखा हो, कुछ अपनी बुक्स लिख रखी हो, तो उससे हमें पता चल जाता है। और सिक्के, जो पैसे उस समय चल रहे, जैसा कि आप जान रहे हैं, प्रागैतिहासिक युग का ज्ञान पुरातत्व के आधार पे ही प्राप्त होता है, क्योंकि प्रागैतिहासिक युग में कुछ भी रिटन स्क्रिप्ट या लिपि या साहित्य नहीं है। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल वो होता है जिसका कोई लिखित विवरण न हो, जैसे कि पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? जिसका कोई भी लिखित विवरण ना हो। प्रागैतिहासिक काल जिसका कोई भी लिखित विवरण ना हो। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? लिखित विवरण हो, उस समय का लिखित विवरण हो, किंतु उस अपठनीय हो, मतलब जिसको पढ़ा ना जा सके, जिसको डिक्रिप्ट ना किया जा सके, इस काल को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, जैसे कि हड़प्पा काल। और ऐतिहासिक युग क्या होता है? जिसका लिखित साक्ष्य भी हो और पठनीय भी हो, जैसे वैदिक काल। तो वैदिक काल में लिखित साक्ष्य क्या है? जैसे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण, अरण्यक। तो दोस्तों भारत का इतिहास, इसके निर्माण में विलियम जोन्स, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, विलियम जोन्स, कनिंघम, मार्शल, B.A. स्मिथ, मैक्स मूलर और जेम्स प्रिंसेप आज ब्रिटिश विद्वानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत के इतिहास को लिखने में इन सारे जो नाम दिए हुए हैं, विलियम जोन्स, कनिंघम, मार्शल, B.A. स्मिथ, मैक्स मूलर, जेम्स प्रिंसेप आज विद्वानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो इतिहास का वर्गीकरण किया गया है भारत में, भारत का इतिहास जो है 3 लाख ईस्वी पूर्व से 1947 के मध्य के अध्ययन का विषय माना गया है। तो इसमें इसको किस प्रकार से बांटा गया है? इसे 3 लाख ईस्वी पूर्व से 1192 ईस्वी तक प्राचीन भारत माना गया है, और 1192 से 1757 तक मध्यकाल माना गया है, और प्लासी की युद्ध जो कि 1757 से आज़ादी तक के काल को आधुनिक भारत में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम जान लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल से रिलेटेड हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं और एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो जैसे प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को हम 3 लाख ईस्वी से 8000 ईस्वी पूर्व तक का समय मानते हैं, जो कि पाषाण काल कहलाता है। तो इस समय क्या होता था? मानव एवं प्रकृति के मध्य, इस काल को क्या कहा जाता है? मानव एवं प्रकृति के मध्य संघर्ष का काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघर्ष का काल कहा जाता है। क्यों संघर्ष का काल कहा जाता है? क्योंकि इस समय जो मानव है बिल्कुल घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। मानव किस तरह का जीवन व्यतीत करता था? घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। किसी भी चीज का आविष्कार नहीं हुआ था। धीरे धीरे मानव सभ्यता की तरफ बढ़ रहा था। भारत में प्राचीनतम मानव प्रजाति जो है वो क्या है? निग्रोइड है। क्या है? निग्रोइड है। निग्रोइड प्रजाति का
विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिला है? अफ्रीका से। मतलब सबसे पुराना जो निग्रोइड प्रजाति का कोई साक्ष्य जो मिला है 50 लाख ईस्वी से पूर्व का भी, वो कहाँ से मिला है? अफ्रीका से। कहाँ से मिला है? अफ्रीका से। शैल चित्र का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ से मिला है? भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश। शैल चित्र क्या होते हैं? पत्थरों पे चित्र बने होना। और कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़, बलूचिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान में है। ठीक है। धान की खेती का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? धान की खेती का प्रथम साक्ष्य कालडीहुआ, इलाहाबाद से। कहाँ से मिला है? कालडीहुआ, इलाहाबाद से। और पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़, मध्य प्रदेश से, एवं बागौर, राजस्थान। तो पशुपालन के कहाँ से मिले हैं साक्ष्य में? पशुपालन के साक्ष्य में मिले हैं आदमगढ़ एवं बागौर, राजस्थान से। मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु कौन सी थी? नवपाषाण काल में जो खोजी गई थी उसका क्या था नाम? तांबा। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आए कि मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु कौन सी थी, तो क्या थी? तांबा। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम जो पाषाणकालीन स्थल खोजा गया वो था पल्लवरम, मद्रास में, तमिलनाडु में। और इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। कब की थी? 1863 में, ईस्वी में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम खोजा गया पाषाणकालीन स्थल कौन था, वो था पल्वरम, जो कि मद्रास में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में हम बात करते हैं। तो हड़प्पा और सिंधु सभ्यता लगभग 2500 से 1500 ईस्वी, इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है 2500 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। यह क्या थी? इसके फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या थे? ये क्या थी? प्रथम नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? प्रथम नगरीय सभ्यता। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रथम नगरीय सभ्यता। दूसरा क्या है? इसे कांस्य युगीन और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। इसे कांस्य, किसमें? इसमें कांस्य का आविष्कार कर लिया गया था। आद्य ऐतिहासिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इतिहास तो है पर लिखी हुई स्क्रिप्ट तो मिल रही है, मगर उनको पढ़ा नहीं जा सकता। सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? इसका ज्ञान पुरातत्व से सर जॉन मार्शल के समय में हुआ था। मतलब सबसे पहले इसकी खोज जॉन मार्शल ने की। और भारत में प्रथम ज्ञात हड़प्पा स्थल 1921 में जो है, इसकी खोज किसने की थी? खोजकर्ता का नाम क्या था? दयाराम साहनी। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। कब? सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। इसका एरिया लगभग है 250 हेक्टेयर। और इसके खोजकर्ता कौन थे? मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? राखल दास बनर्जी। इनको RD बनर्जी के नाम से भी ये बहुत फेमस हैं। और अभी तक ज्ञात जो 1500 स्थल हैं, उनमें से सर्वाधिक कहाँ पे हैं? गुजरात में। कहाँ पे हैं दोस्तों? गुजरात में। तो आइए और इससे रिलेटेड कुछ अच्छी पॉइंट्स, जो फैक्ट्स हैं, उनको जान लेते हैं। तो जो विशाल स्नानागार, कांस्य नर्तकी, पशुपति शिव की मूर्ति, सूती कपड़ा, अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हमें? मोहनजोदड़ो से। तो ये सारी चीजें कहाँ से मिले हैं? विशाल स्नानागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति शिव की मूर्ति, सूती कपड़ा, अन्नागार के साथ ये सारे कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। दोस्तों, आप एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, मोहनजोदड़ो, आप उसको देखिएगा तो आपको सिंक्रोनाइज करने में बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है पीतल का इक्का, गेहूं, जौ, श्रमिक आवास तथा कब्रिस्तान। ये सारी चीजें कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से। क्या? पीतल का इक्का, गेहूं, जौ, श्रमिक आवास और कब्रिस्तान, ये कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। नेक्स्ट आइए देखते क्या है कि बंदरगाह, फारस की मोहर, धान, बाजरा, युग्म समाधि, ये सारी चीजें कहाँ से मिले हैं? लोथल से। लोथल से क्या क्या मिला है? बंदरगाह। बंदरगाह से ये सिद्ध होता है कि इनका समुद्री व्यापार होता था। फारस की मोहर, फारस की मोहर यहाँ मिलने का मतलब है कि ये फारस देश से कुछ न कुछ व्यापारिक संबंध रखे हुए थे।
और क्या मिला है, धान बाजरा युग्म समाधि, मतलब दो लोगों को एक साथ समाधि में लिटाना। घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा से मिली हैं, किंतु घोड़े की मृण मूर्ति लोथल से मिली हुई है। परंतु देखिए, घोड़े की जो अस्थियां, जो हड्डियां मिली हैं वो सुरकोटदा से मिली हैं, मगर घोड़े की जो मूर्ति होती है वो कहाँ से मिली है, वो लोथल से मिली है। मिट्टी की मूर्ति, मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति। और जुते हुए खेत, हवन कुंड, अलंकृत ईंटें, ये कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा राजस्थान से। कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा राजस्थान से। ठीक है दोस्तों, अब देखो हड़प्पा संस्कृति में कहीं भी ऊंट, सिंह, मंदिर, लोहा आदि के साक्ष्य नहीं मिले हैं। किसके किसके साक्ष्य नहीं मिले, तो ये क्वेश्चन दे सकता है दोस्तों कि आप में से 2-3 इनमें से कोई दे दे और एक इनमें से ये कोई पॉइंट दे दे और पूछ ले कि इनमें से किसके साक्ष्य वहाँ पे नहीं मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, तो आइए अब इसके बारे में और जानते हैं। समकालीन सभ्यताओं में हड़प्पा भौतिकवादी एवं सांस्कृतिक तत्वों की दृष्टि से श्रेष्ठ। भौतिकवादी मतलब वहाँ जीवन यापन के जो भौतिक सुख सुविधाएं जैसे घर मकान ये सारी चीज़ें थी, और सांस्कृतिक यानी कल्चरल चीज़ें वो भी थीं। ठीक है, धार्मिक प्रवृत्ति जैसे पूजा पाठ ये सब चीज़ें भी होती थी, तो ये बहुत श्रेष्ठ थी। और इसका जो विस्तार कितना था, ये कितने बड़े एरिया में फैली थी, कितने बड़े एरिया में फैली थी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। कितने में, 13 लाख वर्ग। कहाँ से कहाँ तक फैली थी। इस सभ्यता का उत्तरी छोर मांडा, दक्षिणी क्षेत्र दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी क्षेत्र सुतकागेन था। प्रजाति कैसी थी ये भूमध्य सागरी प्रजाति। जो हड़प्पा के निवासी थे वो भूमध्य सागरी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड मंगोलियाइड थे। कैसे थे ये, भूमध्य सागरी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड मंगोलाइड थे। सामाजिक स्तर पर लोगों में समानता थी, सामाजिक स्तर पर लोगों में समानता थी। समाज कैसा था, तो समाज था क्या, कौन कौन से लोग होते थे। पुरोहित वर्ग होता था, पूजा पाठ करने वाला। व्यापारी वर्ग जो व्यापार करते थे, और शिल्पी वर्ग मौजूद था। शिल्पी जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के शिल्प के कारीगर होते थे। धर्म कैसा था, मातृ देवी, शिव, प्रकृति, पीपल, नाग उपासना के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोग क्या करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, शिव की पूजा होती थी, प्रकृति की पूजा होती थी, पीपल नाग की उपासना के साक्ष्य मिलते हैं। जाल पद्धति का प्रयोग नगर निर्माण में होता था। जाल पद्धति का मतलब क्या होता था, यहाँ के जो नगर होते थे वो सीधे यहाँ की सड़कें समकोण पे काट। मूर्तियों के निर्माण में स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य भी मिले हैं। इस सभ्यता में मनके बनाने का कारखाना लोथर एवं चहुंदड़ों में था। मनके मतलब बीड्स। मार्शल मैक और SR राव मानते हैं कि इस सभ्यता का पतन मुख्यतः बाढ़ से हुआ। कौन कौन मानता है, मार्शल मैक और SR राव। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट। अब आइए वैदिक काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जानते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वैदिक काल को हम 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक मानते हैं। इसका पीरियड क्या मानते हैं, पीरियड मानते हैं 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक। ये काल कैसा था, ये काल मुख्यतः ग्रामीण ढांचे का पशुपालन एवं कृषि आधारित पितृसत्तात्मक एवं कबीले में संगठित आर्य सभ्यता थी। वैदिक काल कैसा था, वैदिक काल के लोग कैसा जीवन जीते थे, ये मुख्यतः ग्रामीण जीवन था। उनका जीवन पशुपालन और कृषि पर आधारित था। पितृसत्तात्मक था समाज, और कबीलों में संगठित रहता था, मतलब एक साथ कबीले बना के रहते थे। आर्य सिंधु सभ्यता से भिन्न सांस्कृतिक समूह था। आर्य जो थे
वैदिक काल में जो आर्य थे वो जो सिंधु सभ्यता का जैसे सिंधु सभ्यता के लोग थे उनसे बिल्कुल अलग। आर्य शब्द का अर्थ होता था श्रेष्ठ। आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ। तो आपने देखा होगा कि महाभारत वगैरह में जो है, जो लेडी जी अपने हस्बैंड को कहती थी आर्य। आर्य जैसे जो गांधारी थी वो हमेशा अपने पति को आर्य कह के ही बुला। तो आर्य कबीले जन, जिनको जन कहा जाता, आर्य कबीलों को क्या कहा जाता था? जन में बटे थे। ऋग्वेद में चर्चित 5 कबीले थे। ऋग्वेद में जो है 5 कबीलों के साक्ष्य मिलते हैं। कौन कौन से? अनु, दूह, पुरु, यदु, तुर्वस। कौन कौन से? अनु, दूह, पुरु, यदु, तुर्वस। और भरत कबीले के नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा है? भारत। भरत कबीले के नाम पे ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा है? भारत। आर्यों का साहित्य वैदिक साहित्य, जिनमें प्राचीनतम ग्रंथ क्या था? ऋग्वेद। आर्यों का साहित्य कैसा था? वैदिक साहित्य था और उनका प्राचीनतम ग्रंथ क्या था? ऋग्वेद। आर्यों का प्रारंभिक जो क्षेत्र, निवास क्षेत्र था वो था सप्त सैंधव। कहाँ था? सप्त सैंधव का इलाका था। ऋग्वेद में सिंधु सर्वाधिक वर्णित नदी है और ऋग्वेद में जो है सिंधु नदी का सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है। मैक्स मूलर आर्यों के मूल निवास को मध्य एशिया मानते हैं। आर्यों का समाज 4 वर्णों पर आधारित पुरुष प्रधान समाज था। वैदिक काल को ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक में बांटा गया है। वैदिक काल को हमने कितने भागों में बांट दिया है? 2 भागों में। एक पहला भाग क्या है? ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य देवता, ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों के मुख्य देवता थे वो इंद्र थे, यानी कि युद्ध और वर्षा के देवता। इंद्र को क्या माना जाता है? युद्ध और वर्षा के देवता। जैसा कि हमने शुरू में ही देखा कि जो वैदिक काल में जो सामाजिक लोग, जो वैदिक काल के लोगों का जीवन मुख्यतः कृषि और पशुपालन पे ही डिपेंड था। तो कृषि के लिए जो है वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इंद्र की उपासना। तो ऋग्वैदिक काल में गाय बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी उस समय के लिए। इसको विनिमय, प्रतिष्ठा और युद्ध का प्रतीक माना जाता था। गाय को क्या माना जाता? विनिमय, प्रतिष्ठा और युद्ध का प्रतीक माना जाता था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, कृषि क्षेत्र में डेवलपमेंट हो गया होगा, तो कृषि का महत्व क्या हो गया? इसीलिए उत्तर वैदिक काल में देखिए कृषि का महत्व स्थापित हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी पूर्ण रूप से कृषि डेवलप हो जाती है ना। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? अश्व, घोड़ा। क्या था? घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। वेदों को त्रयी कहा जाता। वेद त्रयी किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को छोड़ के, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिला के वेद त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद को उसमें नहीं काउंट किया जाता है। वेदों को अच्छा त्रयी भी कहते हैं और श्रुति भी कहते थे। क्या कहते थे? श्रुति। अथर्ववेद चिकित्सा ग्रंथ एवं ब्रह्मवेद कहते हैं। अथर्ववेद को क्या कहते हैं? अथर्ववेद को चिकित्सा ग्रंथ या ब्रह्मवेद कहते हैं। यजुर्वेद गद्य और पद्य में है। यजुर्वेद किस में है? गद्य और पद्य में लिखा गया है। और आइए जानते हैं कि वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या क्या हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके लिए संकलित किए हैं। तो ये क्या? ऋग्वेद प्राचीनतम मानव साहित्य है। ऋग्वेद क्या है? प्राचीनतम मानव साहित्य है, जिसमें से 10 मंडल हैं। जिसमें क्या है? जिसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियाँ हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मूल वैदिक ग्रंथों का क्रम, मतलब इसका मतलब यह है कि सबसे पहले वैदिक काल में किन ग्रंथों की रचना हुई है, उनका क्रम क्या था। तो दोस्तों सबसे पहले वेदों की रचना हुई, फिर ब्राह्मण की रचना हुई, फिर आरण्यक की रचना हुई, फिर उपनिषद या वेदांतों की रचना हुई। ठीक। प्राचीन एवं सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत है, जिसमें लगभग 1,00,000 श्लोक हैं। इसका प्रारंभिक नाम क्या है? जय संहिता है। और क्या वैदिक काल के इतिहास के बारे में पता चलता है? तो उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी चतुर्वर्ण व्यवस्था थी। कैसी थी? चातुर्वर्ण व्यवस्था थी।
दास प्रथा का प्रचलन था, विवाह होते थे, पंचायतें थी, राज्य थे आदि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। इन सब का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। 10 राग युद्ध परशुनी नदी, जिसको कि रावी बोला जाता था, के तट पर भरत कबीले के राजा सुदास व 10 राजाओं के संघ के मध्य हुआ, जिसमें सुदास की विजय हुई। बोगज गोई अभिलेख से जो कि 1400 ईस्वी पूर्व का है, मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है, जिसमें उसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य आदि देवों की चर्चा आदि देवों के बारे में बताया गया है, जो कि वैदिक देवताओं से मेल खाते हैं। वेदों की लिपि क्या थी? ब्राह्मी। वेदों की लिपि क्या है? ब्राह्मी। और भाषा क्या है? संस्कृत। भाषा क्या है? संस्कृत। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि वेदों की लिपि क्या है, तो आप पाओगे ब्राह्मी, और भाषा पूछी जाएगी संस्कृत। 600 ईस्वी पूर्व तक आर्यों की गतिविधियों का केंद्र सिंध के भौगोलिक क्षेत्र से हटकर गंगा घाटी, उत्तर प्रदेश, बिहार बनता जा रहा था। लोहे और अग्नि के प्रयोग, साम्राज्यवादी युद्ध, कृषि एवं व्यापार के बढ़ते महत्व ने विशाल गंगा घाटी पर आर्यों को आधिपत्य हेतु प्रेरित किया। वैदिकोत्तर काल में कई घटनाओं एवं विचारों ने भारत के इतिहास एवं भूगोल दोनों को बदलने में योगदान दिया। बड़े राज्यों का निर्माण, नगरीकरण, सिक्कों का प्रारंभ, व्यापार एवं उद्योगों की स्थापना, विदेशी हमले, बौद्धिक क्रांति, धार्मिक आंदोलन, ये ऐसे ही तत्व थे जिनसे नए भारत का निर्माण हुआ। ये सारी जो घटनाएं थीं, इन्होंने ही वैदिकोत्तर काल में भारत के इतिहास और भूगोल को बदलने का काम किया। प्राचीन भारतीय इतिहास आदि मानव से आधुनिक मानव, असभ्यता से सभ्यता, निग्रोइड से आर्य मानव, छोटे राज्यों से विशाल साम्राज्य आदि विविधतापूर्ण जीवन का रोचक चित्र प्रस्तुत करता है। प्राचीन भारत का जो अभी तक हमने पढ़ा है, जो अभी समझा है, उससे ये पता चलता है कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो आदि मानव से आधुनिक मानव में, असभ्यता से सभ्यता, निग्रोइड से आर्य मानव, छोटे राज्यों से विशाल साम्राज्य आदि विविधतापूर्ण जीवन के रोचक चित्र को प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, समय के साथ वैदिक मत के विरोध में 600 ईस्वी पूर्व में जो आंदोलन हुए, उन्हें नास्तिक आंदोलन कहा जाने लगा। उन्हें क्या कहा जाने लगा? नास्तिक आंदोलन। इनमें से कौन कौन से प्रभुत्व थे? आजीवक, मक्खलपुत्र गोसाल, चारवाक या लोकायत। चारवाक जैन, जिसमें से 24 तीर्थंकर हुए। उनके प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि प्रथम जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वो ऋषभदेव हैं। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। उस समय जिन जिन लोगों ने वैदिक धर्म के मतों का विरोध किया, उनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ है वो बौद्ध धर्म हुआ। आगे चलकर कृष्ण के विचारों पर आधारित भागवत धर्म अस्तित्व में, मगर प्राचीनता की दृष्टि से देखा जाए तो हड़प्पा से प्राप्त शिव की मूर्ति के आधार पर शैव धर्म प्राचीनतम धर्म है। अब आइए जैन धर्म के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पता करते हैं। जैन धर्म, जैन का शाब्दिक अर्थ है जितेंद्रीय होना। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुई है। तीर्थंकर को क्या कहते हैं? तीर्थंकर का मतलब होता है ज्ञानी पुरुष। क्या? ज्ञानी पुरुष। तथा सभी तीर्थंकर क्षत्रिय एवं पुरुष हुए। सभी तीर्थंकर कौन थे? क्षत्रिय और पुरुष हुए। प्रथम तीर्थंकर का नाम है ऋषभदेव, जिनको संस्थापक माना जाता है। 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, जिनका मूल नाम क्या था? वर्धमान। इनका मूल नाम क्या था? वर्धमान। को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। अगर पूछा जाए जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव। और पूछा जाए जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो महावीर स्वामी। वेद का खंडन करने के कारण जैन नास्तिक हैं। बुद्ध की तरह ही जैन ईश्वर का खंडन करते हैं, किंतु वैदिक धर्म की तरह वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। तो जैन जो है वर्ण व्यवस्था का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं और वेदों का खंडन करते हैं। और वेदों का खंडन जैन धर्म में क्षत्रिय वर्ग को सर्वोच्च माना जाता है।
जैन धर्म अनेकांतवाद, स्यादवाद, अनेकात्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। कौन कौन से 5 महाव्रत हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में त्रिरत्न हैं: सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र। जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने का श्रेय महावीर स्वामी को है। इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में राजा सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनके बड़े भाई का नाम नंदिवर्धन था। इनको 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर जाम्भीय ग्राम के निकट इन्हें कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? राजगृह में दिया। जैन धर्म में शामिल प्रथम महिला कौन थी? चंदना। कौन थी? चंदना। मृत्यु कहाँ हुई? राजगृह के निकट पावापुरी में। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? राजगृह के निकट पावापुरी में। उपदेश, जैन धर्म के उपदेश किसमें होते हैं? प्राकृत में होते हैं। किसमें होते हैं? प्राकृत। जैन धर्म कितने संप्रदायों में बटा हुआ? दिगंबर एंड श्वेतांबर, 2 संप्रदायों में। दिगंबर जो वस्त्र नहीं पहनते हैं और श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र पहनते हैं। ग्रंथ कौन कौन से हैं इसके प्रमुख? पूर्व अंग और उपांग। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था? सम्मेद शिखर पे। कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था? सम्मेद शिखर पे। जैन धर्म की प्रथम सभा कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, स्थूल भद्र के नेतृत्व में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। जैन धर्म की सभाएं और बौद्ध धर्म की सभाएं। द्वितीय कहाँ हुई थी? वल्लभी में। कहाँ हुई थी? वल्लभी में 512 ईस्वी में। देवाधि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में। किसके? देवाधि क्षमा श्रवण के नेतृत्व। विचारधारा के स्तर पर जैन सांख्य दर्शन के निकट है। जैन सांख्य दर्शन के निकट है। और एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि मल्लिनाथ को कुछ विद्वान स्त्री तीर्थंकर मानते हैं।